नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम 13 चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? यानी महात्मा गांधी ने आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया? आंसर है, महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए अनेक कदम उठाए जो निम्नलिखित हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, गांधी जी की प्रथम महत्वपूर्ण उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। यानी गांधी भारत में पहली बार जो लोगों के सामने आए थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे आए थे 1916 में। गांधी जी ने समारोह में उपस्थित भद्रजनों यानी जो लोग थे वहाँ पर उनसे एवं अनुपस्थित लाखों गरीबों के मध्य दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आर्थिक विषमता के प्रति चिंता व्यक्त की। यानी गांधी जी ने आते ही जो अपना भाषण दिया था उसमें चिंता व्यक्त की कि इस सभा में गरीब लोग तो हैं ही नहीं, तो जो ये अमीरों और गरीबों में विषमता यानी कि जो गैप बढ़ता जा रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आगे है, समारोह में बोलते हुए गांधी जी अपना संबोधन किसानों को किया। तो समारोह में बोलते हुए गांधी जी ने अपना संबोधन किसानों को किया। क्वेश्चन क्या था, आम लोगों से कैसे जुड़े या उनके जैसे दिखने के लिए क्या किया? तो सबसे पहले हमने बताया कि गांधी सबसे पहले 1916 में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले गरीबों के बारे में बातें की और कहा कि यहाँ पर अमीर लोग तो मौजूद हैं विश्वविद्यालय के उद्घाटन में, पर कोई भी गरीब नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है और उन्होंने किसानों को मेनली इन चीज़ों में आने के लिए कहा। ठीक है, अब है सेकंड पॉइंट। 1922 ईस्वी तक गांधी जी जन नेता बन चुके थे। सामान्य जन गांधी जी के प्रशंसक थे और उन्हें सम्मानपूर्वक महात्मा जी कहते थे। अब तक इंट्रोडक्शन चल रहा है गांधी जी का कि जो गांधी जी हैं उनको लोग पसंद करते थे। अभी आएंगे सारे पॉइंट्स कि आम लोगों जैसा दिखने के लिए उन्होंने क्या किया। तो गांधी जी नेता बन चुके थे, लिखा हुआ है, सब उनके प्रशंसक थे यानी उनकी तारीफ करते थे और प्यार से उन्हें महात्मा जी कहते थे। अब है, गांधी जी अन्य नेताओं के समान न तो सामान्य जन समूह से अलग रहते थे और न उनसे अलग दिखते थे। आगे फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा कि गांधी जी अन्य नेताओं की तरह ना तो सामान्य जन समूह यानी आम लोगों से अलग रहते थे, हमेशा उनके बीच में रहते थे वो, और न ही उनसे अलग दिखते थे। और जैसे आम लोग थे भारत के बिल्कुल वैसे ही गांधी जी थे, एक धोती में और बिना वस्त्र के। जैसा भारत का गरीब किसान था वैसे ही महात्मा गांधी भी थे। ठीक है, तो ये आई पहली इंपॉर्टेंट लाइन कि गांधी जी सामान्य जनसमूह से अलग नहीं रहते थे और ना उनसे अलग दिखते थे। अगली लाइन है, गांधी जी सामान्य लोगों की ही भाषा बोलते थे और उनकी ही तरह वस्त्र पहनते थे। तो गांधी उनके सामने इंग्लिश नहीं झाड़ते थे ज़्यादा, जैसी हमारी हर एरिया की लैंग्वेज है, हिंदी हो चाहे जिस भी एरिया में हो भारत में हो, तो उसी तरीके की वो भाषा बोलते थे और हमेशा आम लोगों की ही तरह रहते थे। तो आगे ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट कि ना तो सामान्य जनसमूह से अलग रहते थे ना अलग दिखते थे, उनकी ही भाषा बोलते थे, उनकी ही तरह वस्त्र यानी कपड़े पहनते थे। अब है नेक्स्ट पॉइंट, 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया। ठीक है, उन्होंने बाल रखने छोड़ दिए, बिल्कुल गरीबों की तरह वो रहने लगे। अब है फोर्थ पॉइंट, गरीबों के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए। कैसे कपड़े शुरू कर दिए? सूती वस्त्र। क्वेश्चन यही था कि आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया? तो बाल सिर मुंडवा लिया 21 में, वैसे ही कपड़े पहनते थे, वैसे ही भाषा बोलते थे, सूती वस्त्र पहनने लगे। अब है अगला पॉइंट, वे प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। यह काम सामान्य लोगों का ही था। ठीक है, तो वो डेली क्या करते थे? चरखा चलाते थे, अपने कपड़े वगैरह खुद बनाते थे और ये आम लोगों का ही काम है, बिल्कुल अमीर ये काम नहीं करते। ठीक है, अब 6 पॉइंट, गांधी जी हमेशा पैदल यात्राएं करते थे तथा जन सामान्य सदैव उनके साथ रहते थे। जन सामान्य का मतलब है लोग बाग, जितने भी आम लोग हैं, जन का मतलब होता है लोग, तो जन सामान्य वर्ड का मतलब हुआ जितने भी भारत के लोग थे वो हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे। ठीक है, तो गांधी जी हमेशा पैदल यात्रा करते थे और जन सामान्य यानी लोग हमेशा उनके साथ रहते थे। तो ये सारी बातें हैं जो साबित करती हैं कि गांधी जी बिल्कुल आम लोगों जैसा दिखते थे और हमेशा उनके बीच में ही रहते थे। अब है लास्ट में, किसानों ने गांधी बाबा
गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे नामों से गांधी जी को संबोधित किया, यानी इन नामों से वो उन्हें बुलाते थे। उन्हें अपना उद्धारक मानते थे, यानी उनका भला करने वाला मानते थे, और उनका विश्वास था कि गांधी जी ही उन्हें भू राजस्व की कठोर दरों, यानी जो ज़मीन पर ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, कठोर दर पर, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तथा ब्रिटिश अधिकारियों को दमनात्मक गतिविधियों से बचा सकते हैं। तो आम लोग ये मानते थे कि गांधी ही वो आदमी है जो हमें टैक्स से भी बचा सकता है, और जो ये ब्रिटिश हमारा अत्याचार कर रहे हैं इनसे भी बचा सकता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। किसान गांधी जी को किस तरीके से देखते थे या किस तरह देखते थे? गांधी जी को अपना मसीहा एवं अनेक लोकोपकारी और चमत्कारिक शक्तियों के विषयों में स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की अफवाहों का प्रसार हो रहा था। तो सिंपल लिख दो आप इस लाइन को, यहाँ पे ज़्यादा सी टफ सी हो गई और थोड़ी यहाँ पे गलत भी हो गई ये लाइन। आप इसको सिंपली लिख सकते हो कि गांधी जी को लोग अपना मसीहा मानते थे। उनका मानना था कि गांधी जी के अंदर बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख दो यहाँ से, जो मैंने अभी ये पूरी लाइन बोली, किसान से लेकर रहा थकता, जो ये लाइन है इसको काट कर आप ये वाली लाइन लिख दो कि किसान गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे और उनका मानना था कि गांधी जी के अंदर बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको स्पेलिंग इसमें सही नहीं लग रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी क्लियर, थोड़ी राइटिंग भी ऐसी ही है इसमें, पर जो बुक से है, मैंने बुक से इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि उनसे अच्छे नोट्स हैं, बुक से गाइड वगैरह जो होती हैं उनसे अच्छे नोट्स हैं, इसीलिए मैं आपको बेस्ट देना चाहता हूँ। इसीलिए इसमें आगे भी कुछ मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी मांगता हूँ। पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको साथ साथ बोलता रहूँगा, जो भी वर्ड आपको दिक्कत आएगी मैं आपको साथ में बता दूँगा कि ये वर्ड ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे पढ़ने में, आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ते रहें। ठीक है, तो गांधी जी को किस तरह देखते थे आप शुरू में लाइन लिख दोगे, इस लाइन को काट के, प्रचार हो रहा था वाली लाइन को काट के, कि गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे और मानते थे उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। उसके बाद आगे अब कुछ स्थानों पर जन सामान्य का यह विश्वास बन गया कि राजा ने उन्हें किसानों के कष्टों को दूर करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा है। यानी लोगों का यह मानना था कि राजा मतलब यहाँ पे भगवान है। तो आप ऐसे ही लिखोगे इन लाइंस को, ये अच्छी लाइन्स है ऐसे ही, कि राजा यानी भगवान ने उन्हें उनके कष्टों का यानी उनके दुखों को दूर करने के लिए भेजा है और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजा है। और उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे सभी अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत कर सकते थे। अस्वीकृत का मतलब है ना मानना। तो इतनी पावर है गांधी जी के अंदर कि वो अधिकारी यानी कि जो अंग्रेज हैं उनके भी ऑर्डर जो हैं उनको भी अस्वीकृत कर सकते हैं, यानी उनको भी मानने से मना कर सकते हैं। तो ये सोच थी लोगों के गांधी जी के प्रति। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि गांधी जी जो है उनके लिए आम लोगों के विचार क्या थे, या आम लोग गांधी जी को किस तरीके से देखते थे। उन्हें अपना मसीहा मानते थे, चमत्कारिक शक्तियाँ मानते थे, और ये मानते थे कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कौन सुलझाएंगे, गांधी जी सुलझाएंगे। आगे है, कुछ अन्य स्थानों पर गांधी जी की शक्ति को अंग्रेज बादशाह से भी अधिक बताया गया। कुछ जगहों पर अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बताया गया गांधी जी की शक्ति को, और यह दावा किया गया कि उनके आगमन से औपनिवेशिक शासक भयभीत होकर स्वयं ही भाग जाएंगे। औपनिवेशिक शासक का मतलब है अंग्रेज। औपनिवेशिक वो होते हैं जो किसी भी कमज़ोर या अपने से कमज़ोर पर जाकर अपना राजपाट जमा ले, तो उसको हम औपनिवेशिक कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया तो भारत उनका उपनिवेश था, और हम पर राज करने वाले अंग्रेज जो थे वो औपनिवेशिक शक्ति थे। ठीक है, तो इस लाइन में कहा गया है कि गांधी जी के आगमन से औपनिवेशिक शासक यानी जो अंग्रेज हैं वो भी डर जाएंगे और खुद ही भाग जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें लोग गांधी जी के लिए कहते थे, क्योंकि गांधी जी जो हैं उन्होंने जो शुरू में आते ही पहले आंदोलन में ही बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी और लोगों को उनका मुआवजा दिलवाया था। इसीलिए ये सारी अफवाहें जो हैं बहुत सारी कि गांधी जी भगवान है, ऐसी ऐसी बहुत सारी अफवाहें लोगों में फैलने लगी थी। लोग उन्हें अपना भगवान और मसीहा मानने लगे थे। ठीक है, आगे है यही लाइन, लोगों में अफवाहें भी जोर पकड़ने लगी कि किसी में भी गांधी जी का विरोध करने की शक्ति नहीं थी। तो लोग अब ये कहने लगे कि कोई भी गांधी जी का विरोध नहीं कर सकता, और उनका विरोध करने वालों को
भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते थे, यानी जो भी गांधी जी का विरोध करेगा उसके साथ बहुत बुरा होता है। अनेक ग्रामों यानी अनेक गांवों में यह अफवाह भी थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर रहस्यात्मक ढंग से गिर गए हैं या खेतों में खड़ी उनकी हरी भरी फसल बिना किसी कारण के ही नष्ट हो गई है। अब लोग ऐसी ऐसी अफवाह फैलाने लगे कि जो गांधी जी का विरोध करेगा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे यहाँ के लोग हों, उनके घरों में आग लग जाती है, उनकी फसल खड़ी खड़ी पूरी जल जाती है। मतलब ऐसी ऐसी अफवाहें अब फैलने लगी। लोग गांधी जी को भगवान का अवतार मानने लगे थे। तो ये सारी बातें आप लिखोगे एज इट इज़ कि गांधी जी को लोग किस तरीके से देखते थे। गांधी जी को वो चमत्कारिक शक्तियों वाला मानते थे, अपना मसीहा मानते थे, उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली, उनको भगवान जैसा दर्जा दिया गया। वे कहते थे कि किसी के पास भी उनका विरोध करने की ताकत नहीं है, जो करेगा उसके घर रहस्यात्मक ढंग से गिर जाएंगे, यानी पता भी नहीं चलेगा। रहस्य का क्या मतलब होता है, जो बात पता भी ना चले, तो पता भी नहीं चलेगा कैसे क्या हुआ, उनके घर गिर जाएंगे, उनकी फसल ख़त्म हो जाएंगी। ये सारी बातें गांधी जी को लेकर चल रही थी 1917 से 20 वाला जो टाइम है उस टाइम के भारत में। ठीक है, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। तो नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया, इसके प्रमुख कारण हैं। तो जो 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, वो नमक जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना, ये पूछा गया है। तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। यानी सबसे बेकार रूल्स थे अंग्रेज़ों के, उनमें भी सबसे बेकार रूल था नमक का कानून, क्योंकि नमक खाने पीने की चीज़ है और गरीब आदमी के पास और तो कुछ था नहीं, नमक भी उनसे छीन लिया गया। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। तो इस कानून के अनुसार नमक के उत्पादन यानी नमक जो बनता है, विक्रय मतलब बिकना, तो नमक को बनाने पे यानी उसके उत्पादन पे और उसकी जो खरीद बिक्री है यानी विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। यानी कि अंग्रेज़ों का पूरा पूरा कंट्रोल था। एकाधिकार का मतलब है उनका कंट्रोल होना। राज्य वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो अंग्रेज़ों की थी। तो पहला पॉइंट है कि सबसे घृणित कानून था नमक कानून, और नमक के उत्पादन और वितरण या विक्रय पर जो है वो अंग्रेज़ों का एकाधिकार था, अंग्रेज़ों का राज था। ठीक, अब है सेकंड पॉइंट, जन सामान्य नमक कानून को घृणा की दृष्टि से देखता था। यानी कि आम लोग जो हैं वो नमक कानून को बहुत बुरा मानते थे, घृणित कानून मानते थे। प्रत्येक घर में नमक भोजन का एक अभिन्न अंग था। तो हर घर में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नमक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। किंतु भारतीयों द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए भी स्वयं नमक बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पर जो भारतीय लोग हैं वो अपने घर के लिए भी खुद बनाकर नमक यूज़ नहीं कर सकते थे। नमक पर बैन लगा दिया गया, बेच तो सकते ही नहीं है नमक को। उसके अलावा अपना खाने पीने के लिए भी खुद लोग नमक नहीं बना सकते थे। ऐसे रूल्स लेकर आए अंग्रेज। तो यही लिखा है सेकंड पॉइंट में कि घरेलू प्रयोग के लिए भी स्वयं नमक बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, तीसरा पॉइंट, नमक कानून के कारण भारतीयों को विवशतापूर्वक यानी मजबूरी में दुकानों से ऊंचे मूल्यों पर नमक खरीदना पड़ता था। ऊंचे मूल्य मतलब हाई प्राइस पे यानी महंगा। तो नमक कानून की वजह से जो भारतीय लोग हैं उन्हें मजबूरन दुकानों से महंगा महंगा नमक खरीदना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट है, नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था। अलोकप्रिय का मतलब है जो पसंद ना हो, लोकप्रिय क्या होता है, जो पसंद हो। तो नमक पर राज्य का अधिकार यानी अंग्रेज़ों ने जो नमक पर अपना अधिकार कर लिया था वो अलोकप्रिय था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। जन सामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्याप्त था, यानी आम लोग इस कानून को बहुत बुरा मानते थे और उनके अंदर असंतोष था। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्वक उपलब्ध ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया था। यानी कि जो लोग पहले नमक बनाया करते थे उनका अपना खुद का उद्योग था। ये गाँव के लोग, जैसे समुद्र किनारे के जितने भी गांव हैं, बिल्कुल आसानी से वो वहाँ पे नमक बना सकते थे और अपनी रोजी रोटी चला सकते थे, क्योंकि नमक जो है समुद्र के पानी को उबाल कर बनाया जाता है। तो आम लोग जो है वो आराम से बिल्कुल अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। पर अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, ये चीज़ बैन कर दी, जिससे क्या हुआ, जो सरलतापूर्वक यानी आसानी से उपलब्ध ग्राम उद्योग था लोगों के लिए वो ख़त्म हो गया। उद्योग का मतलब होता है
एक फैक्ट्री की तरह आप कह सकते हैं। तो उद्योग धंधे मतलब जो काम होते हैं जिसमें कि प्रोडक्शन हो फैक्ट्री की तरह, तो जितने भी उद्योग था लोगों के लिए ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज़ों ने रूल लगा दिया। 5th पॉइंट को आप सिंपल लाइंस में लिख सकते हैं कि इस नमक कानून की वजह से आम लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, उनके उद्योग धंधे ख़त्म हो गए, लोग गांवों में खुद ही नमक बनाकर अपना गुजर बसर करते थे, पर अब इस कानून की वजह से यह सब संभव नहीं था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही था, ये 4 या 5 पॉइंट आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हो। 8 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें ज़्यादा पॉइंट्स लिखने होते हैं, पर ये अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू के। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा है पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के स्रोतों के रूप में अखबार क्यों महत्वपूर्ण थे, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन जो है ये होते हैं बिल्कुल इजी हैं, पर मैंने देखा कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की। तो आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो और समझो कि क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन, यानी कि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या है? आज़ादी की लड़ाई का अध्ययन, यानी उसके बारे में पढ़ने के लिए अखबार एक महत्वपूर्ण स्रोत है या नहीं है। तो ये पूछा है बस आपसे कि अखबार जो थे उस टाइम के, उनसे हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम या हमारी आज़ादी की लड़ाई जो है उसके बारे में पता चलता है या नहीं चलता। बिल्कुल उस टाइम पे तो अखबार वगैरह बहुत फेमस हो चुके थे, तो अखबारों से सारा कम्युनिकेशन होता था, तो अखबार एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो यही हमें इसमें बताना है, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें अखबारों से मिलती है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के स्रोतों में अखबारों का महत्वपूर्ण स्थान था। बिल्कुल पहले बताया महत्वपूर्ण स्थान था। उनसे हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। पहला पॉइंट है अंग्रेजी व विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। घटना आप सबको पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है, विवरण मतलब कि वो सारी बातें लिखी होती हैं, और समकालीन का मतलब है उस समय का। तो अंग्रेजी भाषा में लिखे हों चाहे भारतीय भाषा में लिखे हों, उन सभी समाचार पत्रों से हमें अनेक घटनाओं का विवरण मिलता है। दूसरा पॉइंट है समाचार पत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, यानी समाचार पत्रों से हमें राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो, उन सब के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जितने भी अधिकतर नेता थे वो सभी अपना अपना समाचार पत्र जो है वो हमेशा छापते थे और लोगों तक उसे पहुंचाते थे। तो नेताओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब है थर्ड पॉइंट, समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है। और तीसरी बात लिखी हुई है कि ब्रिटिश सरकार कैसे सोचती थी आंदोलन के बारे में, वो भी हमें अखबारों से पता चलता है, क्योंकि जो इंग्लिश अखबार होंगे उनमें सारी बातें यही लिखी होती थी कि यहाँ पे विद्रोह हो गया, उसको हम ऐसे कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इससे हमें ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भी पता चलता है। दृष्टिकोण का मतलब है उनकी सोच कैसी थी, सोचने का नज़रिया कैसा था, किस तरीके से वो हमारे आंदोलनों को देखते थे। तो हमें ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण पता चलता है समाचार पत्रों से। क्लियर? अब तक 3 पॉइंट पढ़े हमने। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में पता चलता है, तीसरा हमने पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भी हमें अखबारों से पता चलता है। अब है फोर्थ पॉइंट, समाचार पत्रों द्वारा गांधी जी से संबंधित समाचारों को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता था। तो गांधी जी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी समाचार पत्रों से मिलती है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी जाती थी। गांधी जी के भी 2-3 समाचार पत्र खुद के भी हुआ करते थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, समाचार पत्रों से यह भी पता लगता था कि जन सामान्य की राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी जी के विषय में क्या धारणा थी। तो समाचार पत्रों से यह भी पता चलता था कि आम लोग आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं और गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं। अब है सिक्स्थ पॉइंट, समाचार पत्रों से यह भी पता लगता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं नेता के विषय में
पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार क्या क्या थे। यानी कि जो नेता है या हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, चाहे गांधी जी हो, नेहरू, कोई भी नेता है, उनके बारे में पक्ष में यानी उनके बारे में अच्छी बातें भी फेवर में भी लिखी होती थी, विपक्ष में मतलब उनके बारे में गलत चीज़ें भी लिखी होती थी। तो हर तरह के अखबारों को अगर हम देखें तो किसी में पक्ष में, किसी में विपक्ष में, हर तरीके के विचार हमें उस समय के अखबारों में मिलते हैं। अतः इनकी सहायता से राष्ट्रीय आंदोलन के निष्पक्ष अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। अतः यानी इस प्रकार इन अखबारों की सहायता से हमें राष्ट्रीय आंदोलन यानी हमारी आज़ादी की लड़ाई के निष्पक्ष अध्ययन यानी कि बिल्कुल सही अध्ययन करने में, निष्पक्ष का मतलब है कि गलत ना हो, भेदभाव ना हो जाए कि मान लो हम अगर सारी उसकी जो हमारे गांधी है, मान लो एग्जांपल कि गांधी के अखबार पढ़ते रहें तो उसमें हमें सारी गांधी की अच्छाई मिलेगी, पर अगर हम अंग्रेज़ों का अखबार भी पढ़ें तो उससे हमें पता चलेगा कि ये कमियां भी थी। तो इस तरीके से दोनों तरीके के स्रोत इकट्ठे कर हम अध्ययन करते हैं। और कैसा अध्ययन कर पाते हैं? निष्पक्ष, यानी किसी एक के फेवर में ना हो, सही हो बात, बिल्कुल ना झूठ हो ना सच हो, वो होता है निष्पक्ष। तो अतः अखबारों की सहायता से या इनकी सहायता से राष्ट्रीय आंदोलन के निष्पक्ष अध्ययन में यानी बिना किसी भेदभाव के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। किंतु यह याद रखा जाना कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण अनेक पूर्वाग्रह से युक्त थे। समाचार पत्र प्रकाशित करने वालों की अपनी राजनीतिक विचारधारा थी और विश्व के प्रति अपना अपना दृष्टिकोण था। पूर्वग्रह का मतलब है जो पहले ही सोच बना लेते हैं। तो जो भी समाचार पत्र थे वो पूर्वाग्रह थोड़े बहुत तो होते हैं हर चीज़ में कि पहले ही सोच बना ले। जैसे गांधी के बारे में किसी की सोचो कि वो बहुत अच्छे हैं तो सारी बात अच्छी अच्छी लिखेंगे उनके बारे में। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए अखबार पढ़ते समय उस टाइम के, कि समाचार पत्रों में पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं और जो आदमी लिखते थे सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, अपना अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है और अलग अलग राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये था कि समाचार पत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्या अखबार आंदोलन के बारे में हमें बताते हैं? बिल्कुल हाँ बताते हैं। नेताओं के बारे में भी, गांधी जी के बारे में भी, अंग्रेज़ों के बारे में भी, आम लोगों के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी समाचार पत्रों से मिलती है। लास्ट में जो 2 लाइन है इनमें सिर्फ ये बताया है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अखबारों को पढ़ते समय, क्योंकि अलग अलग अखबारों को छापने वाले लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब है अगला क्वेश्चन। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।